नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जो भी छात्र जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए सीरियस है, उनको टाइपिंग अच्छे से आती है, उनका टाइपिंग पे कमांड है, हिंदी और इंग्लिश वो आराम से टाइप कर सकते हैं। बात यहाँ पे सिर्फ आ रही है प्री एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने की, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, अभी तक आपने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम पिछले 2-3 साल से देते आए हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो इसका लेवल है, इसका जो स्तर है, इसको चेंज किया गया है। ठीक है? पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है, सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिला है, और अगर हम बात करें लेवल का, तो लेवल को भी अप किया गया है। पहले का जो पेपर आता था वो इजी टू मॉडरेट हुआ करता था। ठीक है? इजी टू मॉडरेट हुआ करता था, और अब का जो पेपर का लेवल आ रहा है वो मॉडरेट टू टफ कर दिया गया है। ठीक है? हाई लेवल कर दिया गया है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी के लिए। ये वीडियो रिकॉर्ड मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरत है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने बताने के लिए कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में किस स्तर तक बदलाव किया गया है। ठीक है? क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आती है, तो यही वो एग्ज़ाम है जिसमें आप आराम से बढ़त हासिल करते हुए नौकरी पा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। बाकी अन्य एग्ज़ाम्स में अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो आपको वहाँ पर दोनों स्तर पर फाइट करना होगा। मतलब अगर प्री एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, तो प्री में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा या क्वालीफाई करना होगा, और मेन में आपको कट ऑफ में आना होगा। वो चीज़ आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टाइपिंग आती है, तो यहाँ पर आप कम कट ऑफ के माध्यम से भी सिलेक्शन पा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है? तो एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जिन छात्रों को टाइपिंग आती है, उनका तो यहाँ पे बढ़त है। जूनियर असिस्टेंट के 3831 पद में इनका बढ़त है, यहाँ पर वो सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, जो लगभग 1468 पद हैं, इसके लिए भी आप लोग सीरियस रहें। क्योंकि देखिए, ये अधिकारी का पद है और ये अच्छा अवसर है कि वो साथ में दोनों चल रहा है। और अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ टॉपिक सेम हैं। ठीक है? जैसे जो ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच है, इसको मैं कल परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी छात्र ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीपीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोग तो पहले आंख मूंद के इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर मैं आपको दूंगा, वो कंटेंट हज़ारों रुपए में आपको अन्य जगह पे मिलने वाला है। ठीक है? तो अगर आप लोग वीपीओ के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हज़ारों का कंटेंट अगर आपको 100-200 में मिल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये चैनल आपके लिए वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है? और कंटेंट क्वालिटी से कोई समझौता मैं नहीं करता हूँ। लेखपाल और वन दरोगा में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है। ठीक है? तो यहाँ पर अवसर ये है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ठीक है, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम मार्क्स, लगभग लगभग सेम मार्क्स के, और दोनों में कॉमन है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में 35 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? 35 नंबर आप यहाँ पे भी प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी अगर आपको टाइपिंग पे भी थोड़ा बहुत कमांड है, तो आप जूनियर असिस्टेंट के भी एग्जाम में अपेयर हो सकते हो, और 35 नंबर की प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अवसर बार बार नहीं आता है, दोनों पैरेलल में चल रहा है इस बार। तो दोनों के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रही बात ग्राम पंचायत के 65 और जो नंबर हैं, और जो कंटेंट है, और जो टॉपिक है, और जो सिलेबस है उस पे, तो उसके लिए मैं कल सुबह या फिर आज शाम तक एक वीडियो लेके आऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं सिलेबस पे चर्चा करूँगा, जो आपका सिलेबस बदलाव हुआ है इस पे चर्चा करूँगा, और कब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से हम इस पे अच्छे से काम करना शुरू कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उसमें दी रहेगी। ठीक है? तो आप सभी लोग वीपीओ के लिए चैनल से जुड़ जाना और उस वीडियो को भी देख लेना। इस वीडियो में हमारा फोकस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पे है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसमें प्री होता है, इसके बाद फिर प्री में आप एग्ज़ाम देने बैठते हो। प्री को बहुत बच्चे क्या होता है कि इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि मैंने बार बार कहा है कि प्री ही आपका मेन एग्ज़ाम है, यही आपका मेन एग्ज़ाम है। टाइपिंग वाइपिंग छोड़िए भाई, आपको टाइपिंग तो पहले से आ रही है, मैं ये सब मान के चल रहा हूँ कि
क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट। ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको टाइपिंग आती है, आप पिछले 2-3 साल से टाइपिंग कर रहे हो, कमांड है आपका टाइपिंग पे। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि टाइपिंग तो आप अभी के लिए भूल जाओ। अभी आपका कोशिश ये होना चाहिए कि इस प्री एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर लें, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लें। अगर मैं एक एवरेज पेपर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एवरेज पेपर की बात करूं, देखिए मार्क्स तो आप कितना भी गेन कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एक एवरेज पेपर की बात करूं तो आपका लगभग लगभग 75 मार्क्स एवरेज आना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट स्तर का अगर पेपर आ रहा है तो 75 तक का आपका जो मार्क्स है ये सिक्योर आपको कर सकता है फॉर फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो 75, ये मैं अतिशयोक्ति ही बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 60 नंबर भी आ सकता है। अगर पेपर बहुत टफ चला गया तो 60 नंबर पे भी फाइनल कट ऑफ बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एवरेज, ठीक है, तो 75 का आपका टारगेट होना चाहिए और प्री एग्जाम में आपको मैक्सिमम मार्क लाना ही लाना है। इसके बाद में आपको टाइपिंग आती है, फिर डीवी होगा और फाइनल कट ऑफ बनेगा, यही प्रोसेस है। और जिन छात्रों को टाइपिंग नहीं आती है, आप सभी लोग, टाइपिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं और वो वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि वहां पे मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे टाइप करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप कैसे टाइप करो, नहीं। मैं टाइप करने में जो धैर्य लगता है, टाइप करने से जो लोग भागते हैं, और आप आज तक टाइपिंग क्यों नहीं सीख पाए, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उस पर बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग सीख लिए, आप क्यों नहीं सीख पाए, आप भी पिछले 2-3 साल से सीख रहे हो, नहीं सीख पाए हो, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। तो वो वीडियो आप सभी लोग देख लेना, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है या फिर अगर अभी आप सीख रहे हो तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगा जो टाइपिंग स्पीड है उसको गेन करने में, उसको निकालने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्री होगा, इसके बाद में टाइपिंग होगा, इसके बाद में जो प्री का मैक्सिमम कट ऑफ बनेगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, उसी के आधार पर कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कहने में आसान लगता है ये सारी चीज़ें कि प्री होगा, मेन होगा, ये करने में, होने में लगभग 1 से 2 साल तक का भी वक्त लग जाता है। तो नॉट सो ईजी, ठीक है, थोड़ा सा ये टफ प्रोसेस होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को लेके बच्चे आपत्ति कर देते हैं, ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो वो लंबा खिंच जाता है। तो 1 साल 2 साल भी कभी कभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने में लग जाती हैं, मतलब फाइनल होने में लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले, सारी चीज़ों को पे बात करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये नौकरी आपको क्यों चाहिए, जूनियर असिस्टेंट की नौकरी आपको क्यों चाहिए। भाई एसएससी सीजीएल में जाओ ना, आप सीपीओ का एग्जाम निकालो, आप अधिकारी बनो, आप मैनेजर बनो, बैंक मैनेजर बनो, आप अन्य एग्जाम निकालो, ठीक है। आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की नौकरी आपको क्यों चाहिए। तो आपका जवाब एक ये हो सकता है, एक जवाब मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये 2 और 3 जवाब आप खुद भरेंगे, ठीक है। एक जवाब आपका ये हो सकता है कि मैं पिछले 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं लगा हूँ, मेरा कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, या अगर निकल भी रहा है तो 1-2 नंबर से रह जा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और मुझे इस बीच में टाइपिंग आ गया है और मुझे लगता है कि ये सुनहरा अवसर है और टाइपिंग की परीक्षा को मैं निकाल सकता हूँ, ऐसा मुझ में ऐसा मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ये लगता है, ठीक है, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल से खाली हो, अवसर आपको मिला है टाइपिंग से रिलेटेड किसी जॉब में बैठने का, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आपको लगता है कि ये नौकरी आप निकाल सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी चाहिए ही चाहिए। बाकी अन्य नौकरी को आपने देख लिया है, बैंक मैनेजर की तैयारी आपने कर ली, आपने एसएससी एग्जाम की तैयारी कर ली, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ये नौकरी चाहिए चाहिए, ठीक है। एक जवाब ये हो सकता है। बाकी दूसरा और तीसरा जवाब आप खुद खोजें, खुद सोचें, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, और पारिवारिक स्थिति तो भी ठीक है, लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आप किस मनोवैज्ञानिक दुविधा से और चीज़ों से आप गुजर रहे हो इस टाइम पे। पिछले 2-3 साल की जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा है, आप किस मनोवैज्ञानिक स्तर से गुजर रहे हो, ये अपने आप से पूछिए। और ये 2-3 कारण आप अपने आप को पहले बता दीजिए कि इसलिए मुझे ये नौकरी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इस पे बात कर लें कि हिंदी 30 नंबर का आता है, जीएस 20 नंबर का आता है, रीजनिंग 15 नंबर का आता है, कंप्यूटर ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, तो ये बताने वाले बहुत लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप बैठ के आराम से एक बार सोच लो कि आपको जूनियर असिस्टेंट की नौकरी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए आपको जूनियर असिस्टेंट की नौकरी, ठीक है। तो इस पे आप विचार करना, और कोई ऑप्शन है तो क्या हो सकता है, और इसके पहले जो ऑप्शन था उसमें आपने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, और क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें कर सकते हो, क्यों चाहिए ये नौकरी, ये बैठ के आपको सोचना होगा। अदरवाइज वही पुराना ढर्रा आप फॉलो करते आएंगे कि हाँ ये सिलेबस है, इतने नंबर की हिंदी आती है, इतने नंबर का गणित आता है, तो वही सारी चीज़ें फिर से चलती रहेंगी, ठीक है। तो
देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस पैटर्न पे। ये चीज़ आप ज़रूर सोचना, इसको मैं बाद में रिमाइंड भी कराऊँगा वीडियो के एंड में भी, इसको मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। देखिए, सिलेबस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी 30 नंबर का है, जीएस 20 नंबर का है। अगर मैं यहाँ पे वेटेज की बात करता हूँ, तो हिंदी 30 नंबर का है। अब देखिए, मैं वही चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ जो बार-बार सभी लोग कह रहे हैं कि हिंदी 30 नंबर का है, इसमें पढ़ लेना, पर्यायवाची पढ़ लेना, ईज़ी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर्यायवाची पढ़ लेना, विलोम शब्द पढ़ लेना, संधि विच्छेद पढ़ लेना, कारक पढ़ लेना, समास पढ़ लेना। नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा आगे अभी कि इसका पैटर्न जो हिंदी का रहा है पिछले जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, वो क्या रहा है, ताकि आपको ताज़ी-ताज़ी चीज़ें याद होती चलें, आप भूलें मत। ठीक है? तो मैं सारे ये जो पेपर हैं, इनको मैं आपको दिखाता चलूँगा कि इनका लेवल क्या था, स्तर का क्या था पेपर का। तो पहले समझ लेते हैं कि हिंदी 30 नंबर का आया है, यानी कि अगर हम सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट वेटेज आपका हिंदी है। यानी कि हिंदी में अगर आप अच्छा करते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, 25 नंबर प्लस लाते हैं यहाँ पे, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा, उसमें आपका ये हिंदी काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, कर सकता है। इसके बाद में जीएस ऐसा ही हो गया। अब जीएस में आप क्या पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ना होगा जीएस में, लेकिन हिंदी में कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो पढ़नी होती हैं। रीजनिंग में कुछ लिमिटेड प्रैक्टिस करना होता है जो आपको करना होता है। कंप्यूटर में भी लिमिटेड टॉपिक हैं, यूपी स्पेशल में भी लिमिटेड टॉपिक हैं। जो यहाँ पर आपको ढेर सारा मेहनत करना है वो जीएस के पेपर में करना है। तो यहाँ पर इस नंबर पर आप जो है ऐसे गोला कर लें कि जीएस मुझे आँख मूंद के रेगुलर 2 घंटे पढ़ लेना है बस। ऐसे ही मुझे 2 घंटे पढ़ लेना है, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं है। ठीक है? और इसी जीएस में आप करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन करें तो जीएस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें मत। जीएस को आप बस पढ़ते जाएँ। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? आप कुछ पढ़ के जा रहे हो, एग्ज़ाम में कुछ पूछ रहा है, आपका तरीका कुछ है पढ़ने का, एग्ज़ाम में कुछ पूछ रहा है, तो जीएस के बारे में आपको सोचना नहीं है। ठीक है? कि भाई हो क्या रहा है? जीएस के बारे में तभी आपको सोचना है कि जब आप पेपर में बैठ जाओ, क्वेश्चन फँस रहा है कि नहीं फँस रहा है, बस आपको वहीं पे सोचना है। ठीक है? बाकी जीएस को आप पढ़ते जाएँ, 2 घंटा, 1 घंटा रेगुलर बेसिस पर इसको आप चेक करते जाएँ। आपको सोचना है हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के बारे में, जिसमें हम चर्चा कर लेते हैं देखिए हिंदी की। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, जब हिंदी के सिलेबस में ऐसे लिख के आ जाए कि आपको पर्यायवाची पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, ठीक है? लघु वाक्य पढ़ना है, इसके बाद में संधि विच्छेद पढ़ना है। जब इस तरह से टॉपिक लिख के आ जाए, तो समझ लो कि पेपर आसान आ सकता है। या फिर जैसे संधि विच्छेद में भई मानते हैं कि जैसे दे दिया रवींद्र, तो इस टाइप का ना देके कुछ टफ सा दे देगा। संधि विच्छेद की बात कर रहा हूँ, संधि विच्छेद में रविंद्र इजी है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टफ कठिन संधि विच्छेद दे दे, लेकिन क्लियर रहेगा कि हाँ, आपको पर्यायवाची, समास, कारक और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक मेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं किया है। देखिए लिखा क्या है, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज लिखा हुआ है। और साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर पे होगा। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा के स्तर पर आपसे हिंदी पूछी जाएगी। और ध्यान देना कि हिंदी भाषा का ज्ञान साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हिंदी भाषा का ज्ञान का मतलब ये होता है कि हिंदी भाषा आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसका जो व्याकरण है, लिखने का तरीका है, समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए इंटरमीडिएट तक के स्तर तक में। ठीक है? इसके बाद में लेखन की योग्यता पे भी विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ पेपर पर। हिंदी के पेपर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी दिखाना चाहता हूँ, ताकि कुछ भूले ना आपको। अभी हमने बात की हिंदी के सिलेबस की, अब हिंदी का जो सिलेबस में क्वेश्चन कैसे आया था इसको आप देख लीजिए। आसान क्वेश्चन नहीं था। ठीक है? देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया था। फॉर एग्जाम्पल 2-4 क्वेश्चन चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम पेपर एनालिसिस करेंगे, ऑलरेडी पेपर एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बस 2-4-5 क्वेश्चन को आपको दिखाते चलेंगे, ताकि आपको इसका स्तर पता चले कि यहाँ पर स्तर क्या रहता है। देखिए, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? एक प्रश्न आपका ये पूछा गया है। ठीक है? इसके बाद में अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? इसके बाद में देखिए, संधि विच्छेद अगर आया भी है तो किस तरह से संधि विच्छेद पूछ रहा है। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? कुछ उठा के मतलब घुमा दे रहा है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो क्वेश्चन को घुमा रहा है। किस युग में अशुद्धि है? ठीक है? किस युग में अशुद्धि है? अगर कारक भी पूछ रहा है तो किस तरह से पूछ रहा है आप देख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार करता और करे और फल करता पर ही पड़े, क्या बोलते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है। तो अगर हम 30 क्वेश्चन में यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। हिंदी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन में डायरेक्ट मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो घुमा के पूछा गया है, और वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, और उसी को बोलते हैं कि पेपर को मॉडरेट टू हाई स्तर का बना देना। तो ये लेवल है हिंदी का, और इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ये लेवल देखते चलें। अगर कोई छात्र पहली बार पेपर देने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट का, तो आप सभी लोग इस लेवल को चेक कर लेना। आपको सिर्फ लूसेंट नहीं पढ़ना है, जैसे लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको जैसे संधि विच्छेद में आपको सिर्फ संधि की प्रैक्टिस नहीं करनी है, संधि से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको पढ़ना है। कारक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में और जो चीज़ें आप पढ़ते हो, समास में किसको बोलते हैं समास, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और भी जैसे पत्र से संबंधित हो गया, पदबंध हो गया, और भी कई सारी चीज़ें, पर्यायवाची वगैरह में देख सकते हैं आप किस तरह से पर्यायवाची पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये चीज़ें आपको भाई समझनी होगी, अच्छे से पढ़नी होगी। आज हमारी बारी में है कौन सा पद है, तो यहाँ पर हम पेपर का डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि हिंदी का लेवल क्या था। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अन्य अन्य टॉपिक में, अन्य सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आप देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में भी जो लेवल था क्वेश्चन का दोस्तों, वो अप ही रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमा के ही पूछा गया था, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो प्रिंटर वगैरह हम लोग पढ़ते थे, यही क्वेश्चन आ जाता था। ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन को, एक सेकेंड में आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है। आईओटी उपकरण में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता, देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आपका रहा, ठीक है, ये कंप्यूटर रहा। देखिए अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। आप लोग वीडियो को बस एंड तक देखते जाइए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसका भी लेवल देख सकते हो। 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन एकदम से घुमाने वाला था। 15 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आए थे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो घुमा देने वाले थे, सीधे के सीधे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ऐसे ही आपका यूपी स्पेशल था, और ऐसे ही आपका जीएस का पेपर था, सारी चीज़ें कठिन गई थी। तो ये रहा पेपर एनालिसिस, और इसको आप समझ लें कि पेपर दोस्तों आसान नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि पढ़ना कहाँ से, तो पढ़ें कहाँ से। आखिर में मुद्दा क्या है कि बच्चे कंटेंट नहीं पाते हैं सही से, ठीक है। उनको जो टीचर पढ़ाते हैं वो लाइव पढ़ाते हैं, ऐसे आएंगे लाइव, 1 घंटा क्लास लेंगे, और उस 1 घंटा में आधा घंटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बातें करेंगे, हेलो हाय करेंगे, सभी का नाम लेंगे। ये चीज़ें होती है लाइव क्लास में। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लाइव की हालत पता होगी कि लाइव क्लास तो हमें करना ही नहीं करना है, ठीक है। लाइव क्लास एकदम से जो बिगिनर होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, जो मस्ती करने के लिए शुरू में आते हैं, जिनको बस देखना है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो लाइव आपको नहीं करना है, आपको रिकॉर्डेड क्लास पे फोकस करना है। और रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से मिलेगा, देखिए रिकॉर्डेड क्लास 2 जगह से मिलेगा, ठीक है। पहली जगह ऐसा है जहाँ पे आप खुद खोजेंगे इसको, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए, आप अपना टॉपिक डालिए, खोजते रहें, जो भी आपको अच्छा टॉपिक मिले उसको आप पढ़ते रहें। लेकिन दूसरी जगह मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ये जो टॉपिक हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, इसको मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए मैं ग्राम पंचायत का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ग्राम पंचायत के बैच में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल भी पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर चूँकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और वही सेम टॉपिक लगभग यहाँ पे रहने वाला है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी से जो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाऊँगा, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का जो सब्जेक्ट है, इसको आप हमसे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप भटके मत। बाकी हिंदी के लिए आप कहीं से पढ़ें, ठीक है, जीएस कहीं से पढ़ें, रीजनिंग आप कहीं से पढ़ें, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का बढ़िया कंटेंट चाहिए, और वो भी
आसान, मतलब ऐसा नहीं, देखिए मैं कैसे काम करता हूँ, आपको ये काम पूरी यूट्यूब पे कहीं मतलब ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए मैं पहले फ़ीस को बहुत आसान रखता हूँ। अब ये डॉलर मत देखना कि मैं डॉलर कमा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो कि ये आपकी बात हो रही है। ये आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कम फ़ीस देना है। जब मैं बैच स्टार्ट करता हूँ, तो आपको स्टार्टिंग में कम फ़ीस देनी होती है। मैं ऐसे काम करता हूँ कि ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है? ये ग्राफ हो गया और ये जो लाइन है ये कंटेंट शो कर रहा है और ये जो लाइन है ये फीस शो कर रहा है। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी फीस बढ़ती जाएगी। मेरा ये पैटर्न है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों पे दबाव नहीं पड़ता है और हमारे बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कंटेंट अगर बढ़िया है तो ही बच्चे जुड़ेंगे, तो ही जितना मैं फीस कहूँगा उतना भी दे देंगे वो, ठीक है, अगर कंटेंट बढ़िया है तो ये चीज़ होता है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं फीस कम रखता हूँ। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि जो लोग नए हैं, स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट करूँगा, आजकल में जब भी हो, आप लोग स्टार्टिंग से ही कंटेंट और बैच से जुड़ जाना, क्योंकि बहुत कम फीस रखा जा रहा है, नाम मात्र का फीस रखा जा रहा है। आप उसमें दोनों सब्जेक्ट का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी एक सब्जेक्ट के भी एक्सेस के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है? जिस सब्जेक्ट में आप इनरोल होना चाहते हैं, जैसे आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है या फिर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट का नाम लिख के आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। आप दोनों सब्जेक्ट में से भी जुड़ सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि ये पैटर्न आप याद रखना कि स्टार्टिंग में मैं फीस बहुत कम रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में जब कंटेंट बढ़ेगा, जब मैं आपको कंटेंट पे कंटेंट, डेटा पे डेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें देता रहूँगा, तो मैं आगे फीस आपसे लूँगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपसे फीस लिया जाएगा, मानते हैं आपसे मैंने 50 रुपया ले लिया, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपसे दोबारा फीस नहीं मांगा जाएगा। और आने वाले टाइम में इन बच्चों से हो सकता है कि 200 रुपये 500 रुपये भी चार्ज किया जाए। तो ये 50 वाला बच्चा और ये 200-500 वाला बच्चा मेरे सामने सेम है, इसलिए कहता हूँ कि आप सब लोग स्टार्टिंग से जुड़ जाना। बाकी धीरे धीरे जैसा जैसा कंटेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वालिटी में बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मैं फीस इंक्रीज करूँगा। और ये मैं आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है भाई? मैं स्टार्टिंग से ही 199 रुपये कर सकता हूँ फीस, जैसे 500 रुपये कर सकता हूँ फीस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले कंटेंट देखें। 30% पहले सिलेबस खत्म हो, कंटेंट पे आपका भरोसा हो, इसके बाद में जैसा आप लोगों का रिप्लाई आएगा, जैसा आप लोगों का क्या बोलते हैं सुझाव आएगा कि हाँ कंटेंट बढ़िया, उस तरह से मैं फिर आगे उसको इंक्रीज़ करता हूँ। ये चीज़ है मेरा, ये मेरा तरीका है, यूनिक तरीका है, आपको और कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए आप कुछ गलत भी समझ सकते हो, अच्छा भी समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए सही है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आसानी रहती है। उनके और हमारे बीच में ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सर देखिए हमने आपका फीस कम पैसे में ज्वाइन कर लिया और स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया, ये ट्रस्ट की बात है, ठीक है? जो लोग लेखपाल और वन दरोगा में जुड़े थे वो लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चीज़ आप याद रखना, मैंने कहा था कि एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये नौकरी आपको क्यों चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि फ्री में आप कोई काम मत करें, ठीक है? फ्री में आप कोई काम इसलिए ना करें क्योंकि आपको अपने जीवन से समझौता करने जैसा वो हो जाएगा, ठीक है? आप मत मुझसे कोर्स लें, ना मुझसे पढ़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो। आपने अगर 50 रुपया दे दिया उस टॉपिक का, उस विषय का, तो आप उस 50 रुपए के लिए पढ़ेंगे। आपने कुछ किया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कोर्स के लिए, वो सारी चीज़ें सोच के आप पे थोड़ा-सा फ़ोर्स रहेगा, साइकोलॉजिकल फ़ोर्स रहता है कि हाँ, हमने कोर्स बाय किया है, तो वो चीज़ आप अटेंड करेंगे ही करेंगे। और फ्री में आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, फिर इसके बाद में दूसरा लिंक आता है, किसी न्यूज़ चैनल का लिंक आता है, किसी गर्ल का लिंक आता है, किसी वीडियो का लिंक आता है, इंस्टाग्राम का लिंक आता है, तो आपको पता है कि फ्री में क्या होता है, ठीक है? तो फ्री में आप मत पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, फ्री में मत पढ़ें। 100-50 रुपये जहाँ भी जैसा भी आपको लग रहा है वो चीज़ आप कर दें, ठीक है? तो ये चीज़ है और वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। बाकी ग्राम पंचायत अधिकारी से जो लोग ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते होंगे, आप सब लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, सेम नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और ये बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे आपको बतानी थी क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और जो भी चीज़ें हैं, कुछ कमेंट हो, कुछ राय हो, तो आप सभी लोग कमेंट करना, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।